हेलो बच्चों, आपका जो टॉपिक वाइज टेस्ट था, सेकंड टॉपिक वाइज टेस्ट, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फोर्स इतना है एंड जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो अलोंग द जेड एक्सिस है। तो डायरेक्टली भी सोच सकते हो कि केवल फोर्स का जेड कंपोनेंट नहीं वर्क किया होगा, दैट इज़ वर्क डन इज जेड कंपोनेंट वाला फोर्स इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट है जेड डायरेक्शन में, तो दिस इज़ वर्क डन। ठीक है, या तो ये भी कर सकते थे कि आप जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लिखो वेक्टर फॉर्म में एंड फोर्स से फिर डॉट प्रोडक्ट करो। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो भी सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड द सेंटर, दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर। तुम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सेंटर की तरफ जब फोर्स लग रहा है दैट इज सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर, और सेंटर की तरफ जो भी फोर्स है ये बराबर होना चाहिए मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से जो वी का वैल्यू आ रहा है वी इज़ अंडर रूट ऑफ सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई मास, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला जा रहा है कि किसी एक हाइट से एक पार्टिकल को, कोई एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है एंड फाइनली जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा तो इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। तो ग्राउंड को रेफरेंस मान लेते हैं एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिख देते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो बिकॉज रेफरेंस, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज के इनिशियल प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जीज mgh। इसमें सब डाटा पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतना होना चाहिए। इस एंगल का कोई भी यूज नहीं है, किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे फाइनल स्पीड उतना ही आएगा एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी उतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें जो भी पावर डिलीवर्ड हो रहा होगा दैट इज़ जो भी पावर डिलीवर हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो जो मास है, कितने मास को पर यूनिट टाइम एच हाइट तक लेकर के जा रहे हैं, तो एम जी इंटू एच इतना वर्क परफॉर्म किया गया होगा एंड इसको टी से डिवाइड कर दो तो ये आ गया कि वर्क परफॉर्म पर यूनिट टाइम दैट इज़ पावर। और जो भी पंप का पावर है वो पावर बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो 60% एफिशिएंट है पंप, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पावर जो भी होगा उसका 60% ही यूज कर रहा होगा। तो जितना भी पावर यूज्ड है दैट इज 60 डिवाइडेड बाई 100, ये बराबर होना चाहिए इसके। अब इसमें सब डाटा पुट करो। मास कितना लिखोगे 30 मीटर क्यूब, तो 30 इंटू 10⁻³ दिस इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू जी का वैल्यू इज 10 एंड हाइट इज़ 40 मीटर, दैट डिवाइडेड बाई कितना टाइम लिया, तो टाइम टेकन इज़ 15 मिनट, तो 15 इंटू 60। यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल पावर है इसको कैलकुलेट करेंगे तो आना चाहिए 22.2 किलोवाट। ठीक है, तो आपका सेकेंड वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेन ड्रॉप्स ऑफ मास 2 ग्राम फॉल्स फ्रॉम द हाइट इतना एंड हिट द ग्राउंड विद स्पीड। तो फाइनल स्पीड दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है कि कितने हाइट से रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं, रेसिस्टिव फोर्स का वर्क पूछा जा रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेंगे, तो वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय mg, ये बराबर होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg फोर्स हो गया इंटू हाइट h इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी दिस इज हाफ mv स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv फाइनल का स्क्वायर गिवन है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। तो यहाँ से वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स कैलकुलेट करेंगे दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस mgh एंड सॉल्व करेंगे तो सेकेंड वाला ऑप्शन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में v फाइनल कैलकुलेट कर लो जब x का वैल्यू 2 मीटर है, एंड v इनिशियल कैलकुलेट कर लेंगे जब x का वैल्यू 0 मीटर है, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे दैट विल बी वर्क डन बाय द नेट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एनालाइज करो। ठीक है, जो फोर्स है वो वेलोसिटी के किसी एंगल पर है, अगर 90 डिग्री पर हो गया तो पावर डिलीवर्ड 0 हो जाएगा, इसलिए स्पीड चेंज नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि स्पीड चेंज करे, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। एंड सेकेंड एंड थर्ड को एनालाइज करेंगे कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा अलोंग द फोर्स,
एंड जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा उधर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसलिए परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड एंड वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ है उधर एक्सेलरेशन होगा तो वो चेंज करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, सपोज करो रेसिस्टिव फोर्स इज एफ एंड वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो रेसिस्टिव फोर्स ने कितना वर्क परफॉर्म किया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर एंड एंगल होगा 180 डिग्री, तो दिस इज कॉस 180 डिग्री -1। तो ये हो गया वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स, ये बराबर होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल 0, इनिशियल हाफ ऑफ मास इज 0.05 इंटू वेलोसिटी इज 200, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, सेकेंड वाला आपका आंसर होगा। 9th, ठीक है, 9th वाला देख लो, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो भी है, फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हाँ, पेयर में ये अकर करते हैं और डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करते हैं और ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पर कॉज इफेक्ट जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, तो ये गलत है, फोर्थ वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो पी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, दिस इज 50 न्यूटन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, दिस इज 60 न्यूटन एंड सपोज करो इधर जो स्ट्रिंग है ये कुछ फोर्स लग रहा है, दैट इज टी, एंड वर्टिकल से कुछ एंगल है थीटा। तो टी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज टी कॉस थीटा एंड टी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा इज 50 एंड टी कॉस थीटा इज दैट इज 60। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा का वैल्यू आना चाहिए, tan थीटा इज 5/6। तो आपका फोर्थ वाला आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये पुली वाला क्वेश्चन है, एक साइड 12 kg है, एक साइड 8 kg है। तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो एंड टेंशन फोर्स कैलकुलेट करो, वो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं कि v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो फाइनल स्पीड इज 80, इसका स्क्वायर, इनिशियल स्पीड इज 0 प्लस 2 टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू, जब ये 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 4 पाई आर। तो दिस इज 4 पाई एंड आर का वैल्यू इज 20 डिवाइडेड बाई पाई। यहाँ से सॉल्व करेंगे 80 का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13, तो सपोज करो ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में विथ एक्सेलरेशन a एंड इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ब्लॉक पर जो भी नॉर्मल फोर्स लगेगा दैट इज़ नॉर्मल माइनस mg, ये बराबर होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन के। यहाँ से नॉर्मल का वैल्यू आना चाहिए मास g प्लस a एंड हम लोग जो रीडिंग लिखते हैं दैट इज़ नॉर्मल डिवाइडेड बाई g, तो m डिवाइडेड बाई g प्लस a, इसमें सब डाटा पुट करेंगे एंड सेकेंड आपका आंसर होगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन के लिए रीडिंग अलग अलग होगा, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, केवल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो सपोज करो दिस इज़ फ्लोर ऑफ द ट्रेन एंड इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ट्रेन अगर एक एक्सेलरेशन से चल रहा है और जो ब्लॉक है ब्लॉक पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा, बिकॉज जो ट्रेन का सरफेस ये चाहेगा कि ब्लॉक भी साथ में चले, तो ब्लॉक के पास भी एक एक्सेलरेशन होना चाहेगा और हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्लिपिंग ना हो। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब होगा जब ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स भी मैक्सिमम लगे। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दिस इज म्यू mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए का वैल्यू इज म्यू इनटू जी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ a vehicle is required to move along the circular path of radius 30 मीटर with speed ना frictionless track the angle of banking। ये banking है with smooth surface, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज दैट इज v स्क्वायर बाई g इंटू आर। इसमें सब डाटा पुट करेंगे एंड आपका सेकेंड आंसर आएगा। इसका डेरिवेशन वगैरह एक बार चेक कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोला जा रहा है कि जो सरफेस है उसको धीरे धीरे इंक्लाइंड किया जा रहा है। तो सपोज करो किसी भी टाइम पर जो इंक्लिनेशन है दैट इज़ थीटा, एंड यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑन द सरफेस। तो जब तक ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा तब तक इस पर जो भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा एंड जो भी नॉर्मल एक्ट करेगा और mg जो भी एक्ट करेगा, इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा, बिकॉज जब तक ये स्लिप नहीं करेगा तब तक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अच्छा, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जब tan थीटा का वैल्यू म्यू के बराबर होता है तब ये ब्लॉक जस्ट चलने वाला रहता है, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। tan थीटा का वैल्यू जब म्यू से ज़्यादा होता है तो ब्लॉक चलने लगता है, tan थीटा का वैल्यू जब म्यू से कम होता है तब ब्लॉक रेस्ट पर रहता है ऑन द प्लेन। ठीक है, तो इसमें देखो चेक करो, 30 डिग्री जब इसमें पुट करोगे tan 30 डिग्री इज़ 1/√3, तो 0.5 के बराबर नहीं है ना, एंड 30 डिग्री जब इसमें पुट करोगे तो दैट इज़ 0.5 के बराबर नहीं है, तो 0.6 के भी बराबर नहीं होगा, तो थर्ड से सेकेंड एंड थर्ड नहीं होना चाहिए, और एक्सेलरेशन इतना नहीं होगा, ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कब चलेगा कब नहीं। एंड फोर्थ वाला ऑप्शन बोल रहा है कि until the inclination angle theta is less than angle of repose। एंगल ऑफ रिपोज से अगर कम रहेगा तो ब्लॉक चलेगा नहीं, अगर नहीं चलेगा तो नॉर्मल, फ्रिक्शन एंड mg बैलेंस करेंगे। दैट मीन्स फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट होगा वो mg को कैंसिल करेगा, और नॉर्मल एंड फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा उसी को बोलेंगे नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, बिकॉज फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो वो mg का ही बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, देखो ये बैंकिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसमें जो स्पीड होता है वो कैसे कैसे पूछ सकता है। एक बोलता है कि मैक्सिमम स्पीड सो दैट स्किड ना करे कार, एक होता है मिनिमम स्पीड कि कार स्किड ना करे, एक होता है ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड मतलब वो स्पीड कि अगर फ्रिक्शन ना भी लगे, फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं भी हो, तो भी जो कार है वो उस पर मूव कर जाए। ठीक है, जीरो फ्रिक्शन एज्यूम करके जो स्पीड कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। तो वही चीज़ पूछा जा रहा है, ऑप्टिमम स्पीड पूछा जा रहा है। तो ऑप्टिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला आपका होता है √RG tan थीटा। ठीक है, फ्रिक्शन को जीरो मान करके लिख देंगे। तो इसमें सॉल्व करके देखो, सर्कुलर ट्रैक रेडियस इज 250, जी का वैल्यू इज 10 एंड 0.25, इसका अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क रिवॉल्व विथ स्पीड दिस रेडियस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सेट विद द कॉइन विल नॉट मूव। तो सपोज करो कि ये एक डिस्क है एंड ये रिवॉल्व कर रहा है, सपोज करो दिस एक्सिस के अबाउट, एंड यहाँ से r डिस्टेंस अवे एक कॉइन है, फिर कोई एक पार्टिकल इसको रखा गया है। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड वो फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, और ये बराबर होना चाहिए mr ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगर एक्सिस से ज़्यादा अवे रखें, आर का वैल्यू अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा आएगा। तो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू जब लिमिटिंग होगा तब आर का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इंटू mg दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आर का वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो r इक्वल्स टू म्यू इंटू जी दैट डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। तो म्यू का वैल्यू इज़ 0.15 इंटू जी का वैल्यू इज़ 10, दिस डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 33 1/3 दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाई 3, इतना रिवॉल्यूशन पर मिनट। इतना रिवॉल्यूशन मतलब दिस इंटू 2 पाई, इतना एंगल, एंड पर मिनट मीन्स हो गया दिस इज 60 सेकेंड, दिस इज ओमेगा। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज 30, 10 ये भी कैंसिल हुआ, तो 10 पाई डिवाइडेड बाई 9 इतना। तो 10 पाई डिवाइडेड बाई 9, इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर, तो
10 पाई डिवाइडेड बाई 9 इसका स्क्वायर, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, ठीक है। और ये वैल्यू कितना आना चाहिए, दिस इज, इसको लिख सकते हैं 1.5 डिवाइडेड बाई 100, पाई स्क्वायर आएगा, पाई स्क्वायर को भी पाई स्क्वायर को आप 10 लिख लो, एंड डिवीज़न में है 9, 9 का स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, तो 9 का स्क्वायर इज दिस इज़ 81। तो ये ऑलमोस्ट कितना आना चाहिए, 81 को ऑलमोस्ट 80 बोल दो, ठीक है। एंड ये 0 एंड 0.1 इसको हटा लेंगे, तो 15 इंटू 8 दैट इज़ 120, और डिवीज़न में आना चाहिए दिस इज़ 1000। तो ये इससे कैंसिल हुआ, इतना मीटर आ रहा है, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। इतना कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है दिस इज़ 12 सेंटीमीटर, यानी कि आर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आर अगर 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखोगे तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा ना, मैक्सिमम वैल्यू जो भी है, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल जितना भी है उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाएगा, तो स्किड कर जाएगा। यानी कि आर का जो वैल्यू होना चाहिए वो 12 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो इसमें देख लो ऑप्शंस में, ऑप्शंस वेरीफाई करने वाला है ना, ये फर्स्ट वाला हो जाना चाहिए। जैसे 12 सेंटीमीटर से अगर अंदर रखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये कम आएगा, दैट मीन्स फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कम आएगा, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कम आएगा, दैट मीन्स पॉसिबल है उतना फ्रिक्शन लगा सकता है। आपका ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया, बिकॉज दिस इज लेस देन 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, तो इसमें सभी पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, सभी ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। जो m1 इसके पास एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर, m2 के पास एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर, m3 के पास एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर। m1 के पास टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स टुवर्ड द सेंटर फोर्स होना चाहिए, t1 ग्रेटर देन होना चाहिए t2 के। और m2 के पास टुवर्ड द सेंटर फोर्स होना चाहिए नेट फोर्स, तो t2 ग्रेटर देन होना चाहिए t3 के। इसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, body of mass 2 kg initially at rest move under the action of the applied horizontal force this, the coefficient of friction is this, what is the kinetic energy। तो ब्लॉक है मास 2 kg, इस पर फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन, और इधर कुछ फोर्स एक्ट करेगा दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो फ्रिक्शन है सफिशिएंट है कि नहीं, इसको रोक पाएगा कि नहीं। और अगर स्लिपिंग हो जाता है तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, एक्सेलरेशन इज 15 माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाई मास। यहाँ से एक्सेलरेशन पता चलेगा, फिर v इक्वल्स टू u प्लस AD से वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, देन उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। ये रोक नहीं पाएगा फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 2 इंटू 10 mg हो गया इंटू 0.1 2 न्यूटन, तो उतना ये अप्लाई नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कैन लिफ्ट लोड दिस कांस्टेंट स्पीड दिस द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ पोजिशन मोशन कांस्टेंट अमाउंट इतना। तो बोला जा रहा है कि जो लिफ्ट है वो मूव करेगा एंड एक रेसिस्टिव फोर्स भी लिफ्ट पर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन वगैरह होगा, सम टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो जो नेट फोर्स होगा, जो रोकने के लिए नेट फोर्स होगा दैट इज़ mg प्लस फ्रिक्शन। हाँ, लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, हो सकता है कि किसी तरीके से फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, सपोर्ट वगैरह जो रहता है। तो दिस इज़ mg मास इंटू g प्लस जो रेसिस्टिव फोर्स है, ये इतना फोर्स लगाना पड़ेगा किसको, केबल को, बिकॉज कांस्टेंट स्पीड से लेकर के जा रहा है ना, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो केबल ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, mg नीचे की तरफ, रेसिस्टिव फोर्स नीचे की तरफ। तो ये केबल वाला फोर्स हो गया दिस इनटू स्पीड f डॉट v, तो यहाँ से पता चल जाना चाहिए पावर। क्वेश्चन नंबर 22, यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर सप्लाई। ठीक है, तो कांस्टेंट पावर है एंड विच आर द फॉलोइंग करेक्टली शो द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व फॉर इट्स मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज़ वेलोसिटी, ठीक है। और इसको देख लेते हैं, सपोज करो कांस्टेंट पावर इज p,
तो कांस्टेंट पावर को टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वर्क डन होना चाहिए, और वर्क डन बराबर होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे v बढ़ेगा, दैट मीन्स स्लोप इंक्रीज करना चाहिए, तो एक इंक्रीजिंग कर्व विथ इंक्रीजिंग स्लोप, दैट इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, सस्पेंडेड बाई अ लाइट स्ट्रिंग लेंथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिस रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम टू द टॉप। तो आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। सपोज करो कि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंड जब ये लोअर मोस्ट पॉइंट था तो इसका स्पीड गिवन है, एंड जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तब इसका स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, वर्क मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। तो इसी को रेफरेंस मान लो, दिस इज रेफरेंस। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, बाद का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जीज एम जी इंटू 2r, इतना। तो यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बाकी सब डाटा गिवन है, ठीक है। तो बाद का काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका रेशियो चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं ना, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो ये बन जाना चाहिए दिस इज 1, और ये बनना चाहिए आपका के फाइनल डिवाइडेड बाई के इनिशियल प्लस कितना होना चाहिए 2 टाइम्स एम जी आर डिवाइडेड बाई कितना हाफ ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फैक्टर कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ रहा है, ये फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको उधर लेकर के जाना, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना, और इसमें क्या पूछा गया है के इनिशियल बाई के फाइनल, ठीक है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम टू द टॉप, इनिशियल डिवाइडेड बाई फाइनल पूछा गया, फिर उसको उल्टा कर देना, सॉल्व करेंगे आप, ये तो सेकंड वाला आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर पाथ, टेंशन द स्ट्रिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर। तो ठीक है, इसमें भी देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एंड मास दिया हुआ है। तो आप यही इक्वेशन है जो लास्ट वाले क्वेश्चन में था, उससे आप v का वैल्यू कैलकुलेट करो, फाइनल स्पीड, एंड जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा, जब पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा, तो टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड इसके पास स्पीड ऐसा होगा, तो t प्लस एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन का नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ये बराबर होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाई आर के। तो r इज़ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये v का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से टेंशन वैल्यू सॉल्व करेंगे, एंड सेकेंड वाला आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, द कार हिट द स्प्रिंग विथ स्पीड दिस एंड कंप्रेस्ड। तो एक वॉल है एंड इससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, और सपोज करो कि इधर से एक कार मूव कर रहा है, तो ये मैक्सिमम कितना कंप्रेशन कर रहा है 30 सेंटीमीटर। तो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर, और ये बराबर होना चाहिए हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। फाइनली जो कार का जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगा, तो कार का जितना भी एनर्जी है वो सब एनर्जी एब्जॉर्व कर लेगा स्प्रिंग। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है, एंड सॉल्व करेंगे तो आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए नॉट, टेंशन। चलो, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो जो मैन है एंड जो लिफ्ट है, इन सब का मिला करके जो टोटल मास हो रहा है दैट इज़ 1000 kg। तो अपोर डायरेक्शन में टेंशन टी मान लो, इस पूरे को एक ही सिंगल सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ए नॉट। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स मास ऑफ द लिफ्ट मास ऑफ द मैन इंटू जी माइनस टी इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो भी है मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा ए नॉट। तो यहाँ से टेंशन फोर्स पता चल जाना चाहिए। ओके, इसमें टेंशन फोर्स दिया गया है, आपसे ए नॉट एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो
तो टेंशन फोर्स गिवन है, इसमें पुट करो, ए नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आना चाहिए फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा 27 में हम लोग एक बात तो याद रखते हैं कि जो ए नॉट का वैल्यू रहता है दिस इज़ जी टेन थीटा, ठीक है। और इसमें पूछा जा रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक बाय द वेज, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक बाय द वेज। तो इसमें देखो नॉर्मल फोर्स ऐसे एक्ट करना चाहिए, दिस इज नॉर्मल फोर्स, दिस इज नॉर्मल फोर्स, एंड एम जी एक्ट करना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्मॉल एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए। और इस डायरेक्शन में ए नॉट एक्सेलरेशन हो गया और वर्टिकल से एंगल हो गया, दिस इज थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो जो एन का कॉस थीटा होना चाहिए दिस इज एम इंटू जी। तो एन का वैल्यू इज एम डिवाइडेड बाई एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। एंगल है 53, तो कॉस 53 इज 3/5, 3/5, तो दैट इज 5 एम जी डिवाइडेड बाई 3। ये आपका आंसर होना चाहिए। और इसमें देख लो जिस भी ऑप्शन में ए नॉट का वैल्यू जी टेन थीटा इज़ 4/3, ये पुट करने पर ये ऑप्शन अगर मैच करता है, ये वाला पार्ट मैच करता है जिस भी ऑप्शन में, वो अपना करेक्ट आंसर होगा। इसमें थर्ड वाले में पुट करोगे तो मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 28। इस पूरे ब्लॉक सिस्टम को एक ही सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं, तो इस पर नेट फोर्स लग रहा है दैट इज़ 14 न्यूटन, एंड जो टोटल मास है दैट इज़ 4 + 2 6 + 1 7। ये होना चाहिए नेट एक्सेलरेशन, दिस इज़ 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब ए वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो ए पर फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन, एंड इधर से फोर्स लगेगा कुछ नॉर्मल, एंड ए का मास इज़ 4 kg, एक्सेलरेशन इज़ 2। तो अपने पास इक्वेशन है 14 - n = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल का वैल्यू आना चाहिए 6 न्यूटन, ठीक है। आपका सेकंड वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस कोएफिशिएंट और हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट, मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस, ठीक है। देखो सपोज करो एक सरफेस है, एक ब्लॉक है, और इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगाया जा रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी फोर्स एक्ट करेगा, और इधर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। और बोला जा रहा है कि ये ब्लॉक मूव नहीं किया, तो जैसे जैसे इस एफ फोर्स को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज म्यू इंटू नॉर्मल, एंड जो कॉन्टैक्ट फोर्स होना चाहिए दैट इज़ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का रिजल्टेंट। तो बोला जा रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू एंड नॉर्मल का मैक्सिमम वैल्यू, नॉर्मल का जो भी वैल्यू है उनका रिजल्टेंट। तो दैट इज़ म्यू इंटू नॉर्मल इसका स्क्वायर प्लस नॉर्मल इसका स्क्वायर अंडर रूट। तो देख लो कितना आना चाहिए, 1 + μ² दिस इंटू एम जी। इसमें सब डाटा पुट करेंगे, म्यू का वैल्यू इज़ 1/2, तो ये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30। ब्लॉक ऑफ मास 12 kg is placed on a long trolley. Accelerate from wrist with acceleration this, then the net force on the block is। चलो तो एक ट्रॉली है, एंड इस ट्रॉली का जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ 0.2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो हो सकता है कि जो ब्लॉक है वो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में मूव ना करे और साथ साथ चले। तो साथ साथ चलने के लिए जो एक्सेलरेशन होगा इसका भी होगा 0.2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, एंड इस पर जो भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज़ 12 × 0.2, तो ये आ रहा है 2.4 न्यूटन। अब एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये लिमिटिंग वैल्यू से कम है कि नहीं। इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होना चाहिए दैट इज़ 12 Gmg इंटू म्यू एम जी दैट इज़ 24 न्यूटन। तो जो लिमिटिंग वैल्यू वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये बहुत कम फ्रिक्शन है, इतना अप्लाई हो सकता है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31। ओपन एंड द ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is placed 6
meter away from the open. The coefficient of surface is 0.1 on a straight road. The truck start from the rest with acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलो, तो बोला जा रहा है कि जो ट्रक है, ये ट्रक का मैंने सरफेस ड्रॉ किया है और ट्रक ये जाना शुरू कर दिया है विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है. ब्लॉक का मास गिवन है, दैट इज़ 10 kg, एंड ये डिस्टेंस दिया हुआ है 6 मीटर. ठीक है, इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्रक के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं. ट्रक के रिस्पेक्ट में जो सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा आसान होगा. तो सपोज करो एक ऑब्जर्वर है और ये ट्रक पर बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर का, ब्लॉक का, ट्रक का जो भी एक्सेलरेशन हो गया, जो ट्रक का एक्सेलरेशन है वहीं ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होगा. तो जो ऑब्जर्वर है ये एक्सेलरेटेड हो गया, दैट मीन्स एक स्यूडो फोर्स लगाएगा. तो इस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर ने एक स्यूडो फोर्स लगाया, दैट इज़ मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक. तो मास ऑफ द ब्लॉक इज़ 10 इंटू एक्सेलरेशन इज़ 4, तो ये आ रहा है 40 न्यूटन. और ये भी चेक करना पड़ेगा कि इधर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं रोक पाता है कि नहीं, ब्लॉक को चलने देगा कि नहीं. तो फ्रिक्शन फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू इज़ म्यू एम जी. म्यू का वैल्यू इज़ 0.1 इंटू एम जी का वैल्यू इज़ 10 इंटू 10, दैट इज़ 10 न्यूटन. तो ये रोक नहीं पाएगा. तो फ्रिक्शन फोर्स जो भी लगेगा वो लिमिटिंग लगेगा, एंड यहाँ पर जो फाइनली फ्रिक्शन फोर्स होगा वो काइनेटिक हो जाएगा. दिस इज़ 10 न्यूटन. तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन आना चाहिए ब्लॉक का, दैट इज़ नेट फोर्स इज़ 40 माइनस 10, दिस डिवाइडेड बाई मास. मास इज़ 10, तो ये आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन आया ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. और ऑब्जर्वर को देखेगा कि इसको 6 मीटर टोटल चलना है विथ एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अपने पास इक्वेशन हो गया हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज़ 3 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 6 मीटर. तो यहाँ से टी का वैल्यू आना चाहिए, दिस इज़ 2 सेकेंड. ये आपका आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 32. इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, सर्कुलर मोशन में ये दोनों जो प्लेन ऑफ द मोशन होता है उसके परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर एक्सियल वेक्टर. क्वेश्चन नंबर 33. इन सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर. तो जो टुवर्ड द सेंटर होता है डायरेक्शन चेंज करता है, और जो टेंजेंशियल होता है वो स्पीड चेंज करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है. क्वेश्चन नंबर 34. इसमें थोड़ा देखो लैंग्वेज बस ना. द नेट फोर्स ऑन द स्टोन एट द लोवेस्ट पॉइंट एंड डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड. सपोज करो कि ये सर्कुलर मोशन ऐसा हो गया, एंड जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है तो स्ट्रिंग ऐसा होगा, एंड स्ट्रिंग टी फोर्स लगाना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी फोर्स लगना चाहिए. तो इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे टी माइनस एम जी, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे एम जी माइनस टी. तो इसमें पूछा गया है कि डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एम जी माइनस टी टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 35. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है बट डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहता है. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज होता रहता है. स्पीड ऑफ द पार्टिकल चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, स्पीड चेंज नहीं होता है. एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट चेंजेस इन डायरेक्शन. दिस इज करेक्ट. Question number 36. If the radius of the circular path of two particles of the same masses are in ratio इतना, then in order to have the same centripetal acceleration, तो centripetal acceleration सेम रखना है, their speed should be in ratio. तो लिख दो v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इक्वल्स टू v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r, बिकॉज रेडियस का रेशियो है 1:4. तो यहाँ से जो v1 बाई v2 आना चाहिए, दिस इज़ 1/2. क्वेश्चन नंबर 37. अगर ये पूरा सिस्टम अगर ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है सो दैट द ब्लॉक बी ए के रिस्पेक्ट में स्लिप ना करे,
तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बी का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ से लगना चाहिए नॉर्मल फोर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन है, यहाँ से लगना चाहिए mg फोर्स। ये नीचे की तरफ मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। नॉर्मल फोर्स बराबर होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन के, एंड अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज़ म्यू इंटू नॉर्मल, ये बराबर होना चाहिए mg के। तो नॉर्मल का वैल्यू पुट करेंगे, म्यू इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन इज mg, तो m से m कैंसिल हुआ एंड पूछा गया था दैट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज g डिवाइडेड बाई म्यू। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो। एक बार ये पूरा ब्लॉक को एक ही सिस्टम कंसिडर कर लो और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इज a, तो इसको लिखेंगे 100 माइनस 50, ये नेट फोर्स हो गया ऑन द सिस्टम एंड टोटल मास इज 10, ये बराबर आ रहा है दिस इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बार 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो T1 पता चल जाएगा एंड 2 kg को ड्रॉ कर लेंगे तो T2 पता चल जाएगा। देन उसके बाद T1 माइनस T2 सॉल्व करेंगे तो इतना आना चाहिए। T1 का वैल्यू आई थिंक आना चाहिए 85 न्यूटन एंड T2 का वैल्यू आना चाहिए दैट इज 60 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 39, तो इसमें बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में सडनली जो टेंशन होता है वो चेंज नहीं करता है, टेंशन रिमेन अनचेंज्ड। अभी स्टार्टिंग में जो इसमें टेंशन होगा वो होगा 2 इंटू जी के बराबर ना, बिकॉज इस पर फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस पर टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे तो ये जो ए वाला ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो इस पर mg लग रहा होगा एंड इस पर kx वाला जो फोर्स है स्प्रिंग वाला ये भी लग रहा होगा और kx वाला फोर्स है 2 इंटू जी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का नेट फोर्स दैट इज़ mg, उसका भी मास 2 kg ही है, तो 2 इंटू जी mg हो गया प्लस 2 इंटू जी kx वाला फोर्स हो गया, दिस डिवाइडेड बाई मास इज अगेन 2 kg। तो ये होना चाहिए एक्सेलरेशन, तो ये आ रहा है 2 इंटू जी के बराबर दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 40, अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्रीज परफेक्टली स्मूथ, लोअर हाफ इज रफ। देखो इसमें क्या बात बोला जा रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है एंड इसका जो अपर हाफ है स्मूथ है एंड लोअर हाफ रफ है। तो सपोज करो कि अपर हाफ इज लेंथ x, लोअर हाफ इज लेंथ x, तो यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया 0 वेलोसिटी से, यहाँ पर आते आते v वेलोसिटी गेन करेगा एंड अगेन यहाँ पर 0 वेलोसिटी हो जा रहा है बॉटम मोस्ट पॉइंट पर और डिस्टेंस भी सेम है। हम लोग काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन से इतना सॉल्व करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन a है तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि जितने डिस्टेंस में जितना स्पीड गेन किया है उतने ही डिस्टेंस में उतना स्पीड उसका लॉस भी हो रहा है, फाइनली रेस्ट पर आ जा रहा है। तो इसमें जो स्मूथ वाला पार्ट है उसमें एक्सेलरेशन लिखेंगे g साइन थीटा, और ये देखो डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में बनाए हैं रफ वाले पार्ट में, तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लिखोगे तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, मतलब ये बराबर होना चाहिए दैट इज़ म्यू g कॉस थीटा माइनस g साइन थीटा के, ये अपवर्ड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिखेंगे। यहाँ से सॉल्व करो इसे, ठीक है। तो 2g साइन थीटा इज म्यू g कॉस थीटा, तो tan थीटा इज 2 टाइम्स tan थीटा इज दैट इज म्यू, तो 30 डिग्री इज 2/√3। क्वेश्चन नंबर 41, बोला जा रहा है कि एक हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम है और ये रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और यहाँ पर कोई एक मैन है और अचानक से ये जो फ्लोर है इसको हटा लिया गया। तो मैन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो मैन पर एक नॉर्मल फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा होगा और एक mg एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस सरफेस से फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स है दैट इज़ नॉर्मल, ये हो गया mr ओमेगा स्क्वायर के
एंड अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो जो फ्रिक्शन का वैल्यू होना चाहिए दैट इज़ म्यू इनटू नॉर्मल, ये बराबर होना चाहिए mg के। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे। म्यू का वैल्यू इज़ 0.5, सॉल्व करेंगे तो ये थर्ड वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, इसमें टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से कुछ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा एंड यहाँ पर mg एक्ट करना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज़ 14 देखो एक्सेलरेशन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने के लिए फोर्स एक्ट कर रहा है 40g एंड रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। ये फ्रिक्शन फोर्स को लिख लेंगे म्यू इनटू नॉर्मल और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल मास से, दैट इज़ 20 + 40, ठीक है। इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने के लिए फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज फ्रिक्शन। यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चला, ये फ्रिक्शन नोन क्वांटिटी है, पता है अपने को। और किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, complete 7 revolution in 44 seconds. What is the magnitude of acceleration? मूव स्टेडली, इसका स्पीड जो है दैट इज़ कांस्टेंट। आप इसमें ओमेगा कैलकुलेट करो। 7 रिवॉल्यूशन तो 7 × 2π, इतना एंगल चला 44 सेकेंड में, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, दैट इज़ 14 डिवाइडेड बाई 44, पाई की वैल्यू इज 22/7, तो ये 1 आ जा रहा है। एंड जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं बिकॉज स्पीड वेरी नहीं कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नेट एक्सेलरेशन और ये बराबर होना चाहिए r इंटू ओमेगा स्क्वायर के। r का वैल्यू इज 25 डिवाइडेड बाई 100 मीटर इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये होना चाहिए दैट इज़ 0.75, 0.75 नहीं, दैट इज़ 25 डिवाइडेड बाई 100, 0.25। क्वेश्चन नंबर 44, इनकरेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन फोर्स, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन को ही अपोज करता है। कई ढेर सारे मोशंस जो होते हैं वो फ्रिक्शन के ही कारण पॉसिबल हो पाते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, चाहता है कि फ्रिक्शन उनके बीच में, फ्रिक्शन तभी एक्ट करेगा जब सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल, ये भी ठीक है। एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोल करने में कम फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, कम फ्रिक्शन एक्ट करता है जब बॉडी को रोल करा के ले जाते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो कोई भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहे डायमेंशन लेस रहता है, डायमेंशन नहीं होना चाहिए ना, इसमें लिखा है कि हैज़ डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो ये इनकरेक्ट हुआ, गलत स्टेटमेंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो क्या बोला जा रहा है कि मंकी ऑफ मास 60 kg विथ मैक्सिमम टेंशन दिस विच आर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन क्लाइंब, ठीक है। तो सपोज करो जो मंकी है उसने स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचा टी फोर्स से, स्ट्रिंग जो होगा वो मंकी पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा टी, एंड मंकी के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो गया mg, एंड सपोज करो मंकी का एक्सेलरेशन इज a, तो t माइनस mg इज मास इंटू एक्सेलरेशन, तो t का वैल्यू इज mg + a। अब यहाँ पर देखो सोच करके कि जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन से मंकी जाना चाहेगा उतना ज़्यादा टेंशन फोर्स होगा, जितने ज़्यादा एक्सेलरेशन से मंकी जाना चाहेगा उतना ज़्यादा टेंशन फोर्स होगा। टेंशन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू पता है कि 900 न्यूटन, इससे अगर ज़्यादा हुआ टेंशन फोर्स तो जो रस्सी है वो ब्रेक कर जाएगा। तो मैक्सिमम टेंशन जब फोर्स पुट करेंगे तो जो एक्सेलरेशन होगा मंकी का, ये भी एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 60 g + a max, तो दिस इज
15, तो ए मैक्स का जो वैल्यू आ रहा है दिस इज़ 15 माइनस जी 10, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम 5 से मंकी एक्सेलरेट करके जा सकता है। उससे जितना भी कम एक्सेलरेशन होगा तो स्ट्रिंग ब्रेक नहीं करेगा, और 5 से ज़्यादा अगर एक्सेलरेशन हुआ तो ब्रेक कर जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, विल नॉट बी एबल टू क्लाइम। ठीक है, तो जिस क्वेश्चंस में जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह अगर लैक कर रहा है तो आप उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह सब याद रखो, एंड किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो उसको वापस पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।